नमस्कार दोस्तों। आज हम राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल साइंस के एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही विवादास्पद रहा है और साथ ही जिन लोगों को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है वो इस पे काफ़ी सवालिया निशान उठाते हैं। यानी कि जब धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है तो फिर जाति के आधार पर कैसे आरक्षण दिया जा सकता है। यानी कि जब हम अनुच्छेद 15 पे नजर डालते हैं तो अनुच्छेद 15 जो है हमारी समानता की बात करता है और इसमें ये कहा जाता है कि धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया है और इसमें जो जातियां शामिल की गई यानी सिंपल तौर पे एससी एसटी की बात हो रही है तो यहाँ पे जातियों की बात आ रही है, जबकि यहाँ पे जाति के आधार पर मनाही की गई है। उसी के बाद जब हम 16(4) को देखते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पिछड़ेपन के आधार पर संसद कोई कानून बना सकती है। तो पिछड़ापन किसे माना जाए और पिछड़ेपन में ज्यादातर जातियां शामिल की गई, जबकि यही अनुच्छेद 16 में ही एक दिए गए उप अनुच्छेद का विवाद है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जातियों के आधार पर, मूल, वंश इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर भी ऐसा किया जा रहा है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम देखेंगे कि आखिर ऐसा है क्यों और क्यों आखिर इस पे कोई ऐसा कानून नहीं लाया गया कि ये मौलिक अधिकारों को गलत साबित कर रहा हो, उसके बाद भी ये कैंसिल नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें दो चीजें देखने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर पिछड़ापन जो है, यानी कि जब हम 16(4) और 15(4) को देखते हैं तो 15(4) में यह कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, ध्यान रहे दो शब्द आए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक, यानी कि सोशल रूप में और एजुकेशन रूप में अगर कोई वर्ग यानी कोई क्लास, ध्यान रहे वर्ग की बात हो रही है, अगर कोई वर्ग बैकवर्ड है तो उसके लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। उसके बाद एक और चीज जो दी गई है वो है 16(4) जिसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई पिछड़ा है यानी पिछड़ेपन के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर क्या किया जा सकता है, संसद कानून बना सकती है। यानी कि 16 जो है हमारा वो शैक्षणिक यानी सरकारी नौकरियों में बात करता है और सरकारी नौकरी में क्या किया जा सकता है, पिछड़ेपन के आधार पर कुछ विशेष छूट दी जा सकती है। तो आखिर पिछड़ापन किसे मनाया जाए और दूसरी बात जब जातियों की मना की गई है तो इसमें जो वर्ग शामिल किए गए उस वर्ग में जातियां कैसे आ गई, इन सभी चीजों के लिए हमें थोड़ा सा संविधान की कुछ चीजों को देखना होगा। जब संविधान में जाते हैं तो उसमें एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 340 यानी आर्टिकल 340। जब हम आर्टिकल 340 की बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है या राष्ट्रपति को यह दायित्व दिया गया है, एक दायित्व राष्ट्रपति को सौंपा गया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति एक यानी कि जो पिछड़ा आयोग है उसकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो जब पिछड़े आयोग की नियुक्ति की बात यहाँ पे हो रही है तो सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति यह निर्धारित करेगा कि पिछड़ा कौन है और इसे किस आधार पे माना जाए। तो इसी के तहत 1953 में काका कालेलकर आयोग की अध्यक्षता में काका कालेलकर के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, इसे काका कालेलकर आयोग कहा गया। और इस आयोग में यह निर्धारित किया गया कि आखिर पिछड़ा किसे माना जाए, पिछड़ा वर्ग, उस पिछड़े वर्ग के बारे में काका कालेलकर आयोग को यह निर्धारित करना था। जब काका कालेलकर की जो रिपोर्ट्स आई और इसने जो अपनी रिकमेंडेशन दी उसमें दो चीजें शामिल थी जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला, इसने कहा कि जातियों के आधार पर यानी कि जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग निर्धारित नहीं किए जा सकते, यानी जो पिछड़ा वर्ग होगा उसमें केवल जातियों को शामिल नहीं किया जा सकता, प्रथम। और दूसरा जो इसमें कहा गया, सभी महिलाओं को यानी जितनी भी महिलाएं वर्ग हैं उन महिलाओं को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा जाए। ये दो जो रिकमेंडेशंस थी, संस्तुतियां थी, वो काका कालेलकर आयोग ने सौंपी।
लेकिन इस चीज को तत्कालीन सरकार ने मानने से इनकार कर दिया और इस चीज को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 340 के ही तहत एक और आयोग का गठन किया गया। 1980 में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई और मंडल आयोग की नियुक्ति के बाद मंडल आयोग ने कुछ संस्तुतियां दी यानी रिकमेंडेशन दी, जिसमें इसने रिकमेंडेशन में ये कहा कि जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां ध्यान रहे को किस रूप में, तो इसने कुछ सामाजिक रूप से देखा और सामाजिक रूप के साथ इसमें शैक्षणिक आधार भी इसने रखा और आर्थिक रूप से भी कुछ जातियां जो थी वो भी इसने इसमें शामिल की कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो जातियां पिछड़ी हैं उनको ही पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया जाए। ये मंडल आयोग की रिकमेंडेशन थी और इस रिकमेंडेशन के आधार पर 1990 में मंडल आयोग की जो भी संस्तुतियां थी उनको लागू कर दिया गया और जैसे ही लागू किया गया तो जो पिछड़ा वर्ग था उसको क्या बोल दिया गया, पिछड़ी जातियां इसमें शामिल होंगी और जो मंडल आयोग ने अपनी जातियां इसमें शामिल की थी उन सभी जातियों को हमने पिछड़ा वर्ग मान लिया। अब यहाँ पे विवाद शुरू ये हो गया कि फिर आर्थिक रूप से भी बहुत सारे लोग पिछड़े थे तो उनका क्या किया जाए, और वो खासकर अगड़ी जातियों में मौजूद थे यानी उच्च वर्ग में मौजूद थे, तो उनके लिए क्या किया गया कि 1991 में जो सरकार आई, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सी सरकार 1991 में आई थी। तो 1991 में जो सरकार आई, एक तो क्या हुआ कि जब इससे पहले यानी कि जैसे ही इसने पिछड़ा वर्ग नियुक्त किया तो पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण रख दिया गया और 27% जैसे ही आरक्षण रखा तो इसमें विवाद शुरू हो गया। तो विवाद हुआ तो 1991 में सरकार ने क्या किया, यानी पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण रखा ही गया था, साथ ही 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी रख दिया गया, जैसे वर्तमान में ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है वो। इस पे विवाद शुरू हो गया कि जब पिछड़े वर्ग की बात की जा रही है तो इन सभी लोगों को यानी कि जो सामान्य जातियां थी और या अगड़ी जातियां थी, सामाजिक रूप से जो सक्षम जातियां थी, उनको 10% का आरक्षण दिया गया, तो इस पे विवाद शुरू हो गया। इस कारण से ये सारा जो मसला था पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यानी कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी तरीके के मौलिक अधिकार से कोई छेड़छाड़ हो रही हो तो सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट लेके गए इस मामले को, तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही इस मामले को जो जाना गया है वो जाना गया है इंदिरा शाहनी वाद, यानी इंदिरा शाहनी केस वर्सेस भारत संघ। और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। तो ये सारे जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिए हैं वो सभी हम इंदिरा शाहनी वाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे और उसमें सारी चीजों को देखेंगे। तो ये आज की वीडियो थी, इसमें हमने क्या क्या जान लिया, पिछड़ा वर्ग किसे कहा गया है और पिछड़े वर्ग में जातियां कैसे ऐड कर दी गई जबकि संविधान इसका विरोध करता है, ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इंदिरा शाहनी वाद और भारत संघ वाद में क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है इस चीज को देखेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।